बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। गुज़श्ता रोज़ चूँकि जो DGI-SPR हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी कायद हैं इमरान खान और PTI के हवाले से और उनके जो लोग स्पेशली बाहर बैठे हुए हैं उनके हवाले से जो सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके ख़िलाफ़ जो है सख्त किस्म का लबोलहजा इख्तियार किया, तो इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और इसके अलावा असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि हालात अब किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिन जो है वो कैसे हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पीर के दिन पेशावर में जलसा भी रखा है, तो उसमें भी यकीनन रद्द-ए-अमल आएगा। बहरहाल आज जो रद्द-ए-अमल आया है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये जो हालात ख़राबी की जानब बढ़ रहे हैं तो इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, इस पर भी कोशिश करेंगे। जो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं उनकी आरा शामिल करें। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। गुज़श्ता रोज़ चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने और उन्होंने जो लबोलहजा इख्तियार किया, जो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तज्ज़ियाकार हैं, सियासतदान हैं, दीगर जो बुज़ुर्ग शख्सियात हैं, तो उन्होंने तो ये कहा कि अब तक हमने इस तरह का लबोलहजा या इस तरह की सख्त ज़ुबान जो है वो नहीं देखी। क़याम पाकिस्तान से लेकर जो अब तक जो है इस तरह का सख्त रद्द-ए-अमल किसी जमात के ख़िलाफ़ या किसी हवाले से भी सामने नहीं आया। किसी ने तो ये कहा कि शेख मुजीब के ख़िलाफ़ भी इतना सख्त रद्द-ए-अमल नहीं आया था। बहरहाल ये सख्त रद्द-ए-अमल क्यों आया, इसकी क्या वजह है, ये जो मुख्तलिफ सियासी तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हज़रात हैं, इनकी आरा शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दीगर रहनुमाओं के हमरा मैंने आपको बता दिया कि सलमान अकरम राजा और असद कैसर उसमें नुमाया थे। तो उन्होंने कहा कि PTI की गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने नहीं जा रहे। यानी उन्होंने शिकवे किए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ज़्यादा उन्होंने कोई इस तरह सख्त लबोलहजा इख्तियार नहीं किया जिस तरह का लबोलहजा गुज़श्ता रोज़ उन्हें जो है वो सामना करना पड़ा, उनकी जमात को, उनके जो बानी हैं उसे सामना करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि कुछ बातों का आवाम को बताना ज़रूरी है क्योंकि हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो कुछ हुआ वो आवाम को बताना ज़रूरी है। 180 सीटों के साथ 91 सीटों पर बैठे हुए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में सन 2024 के इलेक्शन में उनका ये दावा है कि उन्होंने 180 सीटें जीती, लेकिन इस वक्त वो 91 सीटों पर बैठे हैं। हमारे घर की सीट चली गई। बानी चेयरमैन ने हमेशा कहा कि मुल्क भी हमारा, फ़ौज भी हमारी। जंग के वक्त हम फ़ौज के साथ खड़े रहे, लेकिन इस सब के बावजूद हम समझ रहे थे कि शायद चीज़ें बेहतरी की जानिब चली जाए। बैरिस्टर गौर ने कहा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो नामुनासिब थे। ये वाज़ेह करना चाह रहे हैं कि शायद लोग लड़वाना चाह रहे हैं, अपनी अना को जाने देना होगा, एक दूसरे को जगह देनी होगी, मुलाकात हो ही नहीं रही और मुकदमात लग ही नहीं रहे। उनका जो वाज़ेह इशारा था वो था जो गुज़श्ता रोज़ DGI-SPR ने अल्फाज इस्तेमाल किए, स्पेशली जहनी मरीज़ वाला कि जी एक शख्स जो जहनी मरीज़ है। हालांकि अगर देखा जाए सच तो ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सबसे पहले फ़ौज के सरबराह के लिए जो है इस्तेमाल हुआ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने DGI-SPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा कि इसकी आइन व कानून में मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ आइन है, कुछ उसूल हैं जो पूरी दुनिया ने अपना लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया से पीछे है। कैसे एक अफसर आज़ाद अदलिया का नेमुल बदल हो सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें मखसूस नशस्तें दी, लेकिन इसके बाद इसको एक ज़िली अदालत बना दिया गया। ईमान मज़ारी और हादी वकला हैं, इनके साथ जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? उन्होंने कहा कि हमारा पहले बयानिया ये था कि इमरान खान को रिहा करो,
اب हम ये कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात कराओ, जो हालात चल रहे हैं इससे जमहूरियत की ऐसी की तैसी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम बशऊर हैं, हमेशा बशऊर रहेंगे। हम जानते हैं कि इस मुल्क पर कौन काबज रहा है, इस तरक्की का क्या करना है जहां आपके बेटे को रोजगार नहीं मिलता। हमें अवाम दोस्त सियासत करनी है, हम जानते हैं कि कौन अवाम दोस्त सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा पर हमला करते हो और हुकूमत हटाते हो तो इसके बाद आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपको कोई बात बुरी लगी हो तो हम इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है जो मुल्क को फलाह की जानब ले जा सकती है। हमारे बगैर कोई जंग नहीं जीती जा सकती। इदारों और अवाम को साथ चलना है। हम नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार हो। असद कैसर ने जो इस हवाले से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि 30 साल इमरान खान के साथ रहा हूँ, मुख्तलिफ हालात देखे हैं। शौकत खानम के लिए चंदा हम इकट्ठा करते थे, इमरान खान का साथ इसलिए दिया क्योंकि इमरान खान ने विजन दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक स्टार था, हमने इसलिए इनके साथ वक्त गुजारा है। इमरान खान ने इस मुल्क को इज्जत दी, पहचान दी। अगर कोई कहता है कि इमरान खान का नाम मिट जाएगा या वो सिक्योरिटी रिस्क है तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। इनका कहना था कि इस वक्त आवाम की हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हमारे सूबे में गम और गुस्सा पाया जाता है। हम मुतालबा करेंगे कि आप वो अल्फाज वापस लें। पूरा सूबा ये समझता है कि इसकी बेइज्जती हुई है। उन्होंने कहा कि मैं एक टीचर हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा शागिर्द हैं, कुछ फ़ौज में, कुछ मुख्तलिफ इदारों में हैं। हम फ़ौज को मजबूत इदारा देखना चाहते हैं। रोज़ फ़ौजी और पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत अफगानिस्तान के साथ जो हालात चल रहे हैं वो सबको पता है। आप मुल्क में सियासी टर्बाइन बनाना चाहते हैं, ये मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार फैले, बल्कि हमारा मुतालबा जमहूरियत है और हम जमहूरियत चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सीनियर लीडरशिप कोट लखपत जेल में है। हमारे 64,000 अफराद के खिलाफ FIRs हुई, 34,000 को गिरफ्तार किया गया और फिर भी हम कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है। उन्होंने कहा कि हमारी सीटें बांट कर दूसरी जमातों को दी गई। मुझे हैरत है मियां नवाज शरीफ पर जो कहता है कि वोट को इज्जत हो। ये इज्जत दी है वोट को, आवाम से वोट का हक छीन लिया गया। 2 वजीर बैठ कर कहते हैं कि मुलाकातें नहीं होंगी। तुम कौन हो? तुम्हें तो आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। इनका कहना था कि हम समझते हैं कि इमरान खान PTI की सारी क़यादत को फौरी रिहा कर देना चाहिए। आइनी तरामीम के बाद अदालतों को मफलूज कर दिया गया। हम चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, आइन की, कानून की हुक्मरानी हो। असद कैसर ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद ने कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो है वो भी फैसला किया है। ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये तो मैंने आपको डिटेल बता दी है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक चीज़ जो है, एक तासर वो ये वाज़ेह हुआ कि वो कन्फ्रंटेशन या वो मज़ीद महाज़ाराई नहीं चाहते। वो कहते हैं कि अगर कोई इस तरह की चीज़ें हुई हैं, अगर किसी तरफ से गलत हुआ है तो उस पर बैठ कर जो है वो बात हो सकती है। लेकिन अब बात कौन करेगा ये चीज़ें वाज़ेह नहीं है। यकीनन अब PTI और एस्टेब्लिशमेंट में मामला है और PTI के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनकी जानब से जो बराह रास्त टारगेट हैं वो इस वक्त फौज के सरबराह हैं। तो इसलिए ऐसे हालात में लगता नहीं है कि फ़िलहाल जो है वो बर्फ़ पिघल जाए। अब चूंकि पीर के दिन जलसा होना है उसमें देखेंगे, चूंकि जलसे में क्राउड भी देखा जा सकता है कि क्राउड कितना होगा और इन जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल अफरीदी, उनका लबो लहजा क्या होगा। इसके बाद चीज़ें यकीनन मज़ीद वाज़ेह होंगी कि जो है हालात जो है वो किस तरफ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब आने वाले दिनों में बर्फ़ पिघलने के कोई इम्कानात हों। फैसल वाडा जिनके पास जो है वो बाखबर आदमी है, आजकल अगर किसी के पास इस तरह की कोई गिदड़सिंगी है तो वो सेनेटर फैसल वाडा हैं। आज न्यूज़ के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है, आज न्यूज़ के प्रोग्राम में वो शरीक हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि पीर के दिन से जो है वो ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो इनका बराह रास्त सीधा जो है वो इशारा, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा कि अब जो है चीज़ें जो हैं इनके खिलाफ 9 मई के जो मुकदमात हैं इस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। और जो 9 मई के या इस तरह के अदालती मफरूर हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है और PTI के बहुत सारे लोग जो अदालतों को इस वक्त मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं या जिन्हें सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं या जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, तो वो अगर मफरूर हैं, पेश नहीं हो रहे हैं, तो वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं।
تو انہوں نے تو سخت الفاظ استعمال کیے کہ بہت ساروں کو انہوں نے کہا کہ گھسیٹ کر جو ہے وہ لایا جائے گا۔ اب یہ لب و لہجہ جو ہے یہ آپ فیصل واڈا کا لب و لہجہ جو ہے وہ صرف نہ سمجھیں، باقی آپ اس حوالے سے سمجھدار ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کیا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ گورنر راج لگنے کی بات انہوں نے پھر بھی کی ہے، لیکن میرا خیال ہے گورنر راج بہت یہ آخری آپشن ہوگا اگر یہ استعمال بھی ہوا، لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوگا جو فیصل واڈا کہہ رہے ہیں تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات آنے والے دنوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھیں گی۔ اب دوبارہ آتے ہیں DGI-SPR نے جو پریس کانفرنس کی گزشتہ روز، تو اس حوالے سے BBC نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اور مختلف تجزیہ کار ہیں، ان کی آراء اس میں شامل ہے کہ آخر جو فوج ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کے کس بیانیہ پر جو ہے وہ اعتراض ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا۔ تو ترجمان پاک فوج نے تو جو PTI کا جو بانی PTI کا بیانیہ ہے اسے ہی اور بانی PTI کو قومی سلامتی کے لیے جو ہے وہ خطرہ قرار دیا ہے، اور اس حوالے سے یہ سوالات اب چونکہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے کیا اور اس سے اسٹیبلشمنٹ خطرہ کیوں محسوس کر رہی ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے حالیہ کئی روز سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے، اور ملک سے باہر بیٹھے PTI کے حمایتی یوٹیوبر بھی اس بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی بہنیں بھی مسلسل فوجی قیادت کو نشانہ بنا رہی ہیں، اس کے نتائج تو برآمد ہوں گے۔ ان کے بقول عمران خان کے ایکس پر بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور فوجی ترجمان کو خود اس معاملے میں تفصیلی بریفنگ اور تفصیلی پریس کانفرنس جو ہے وہ کرنا پڑی۔ تجزیہ کار حبیب اکرم اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں بیانیہ بنانے کی صلاحیت دو فریقوں کے پاس ہے، ایک پاک فوج ہے، دوسرے عمران خان ہے، جن کا بیانیہ حالیہ عرصے میں عوام میں بے حد مقبول ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیانیے میں تو 3 نومبر 2022 کو انہیں گولی لگنے کے واقعے کے بعد تیزی آئی، اور جب 9 مئی ہوا تو اس میں مزید شدت آئی۔ ان کے بقول گزشتہ برس فروری میں ہونے والے انتخابات بھی ایک طرح سے عمران خان کی دلیری اور ان کی مقبولیت کا امتحان تھے، جس میں وہ کامیاب رہے۔ حبیب اکرم کہتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ اس لیے مقبول ہو رہا ہے کیونکہ حکومت ملک میں قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی اور اظہار رائے سے متعلق دعوے تو کرتی ہے، لیکن ان کے بقول زمینی حقائق اس سے مختلف ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاسی جماعتیں فوج سے قریب اور دور ہوتی رہی ہیں۔ حبیب اکرم اس حوالے سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ماضی میں جتنے مارشل لا آئے اس میں رایامہ اکثر حکومتوں کے خلاف ہوتی تھی، اور اسی لیے فوج کو اقتدار سنبھالنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ BBC سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 90 کی دہائی میں جب حکومتیں بدلتی رہیں تو یہ اسی صورت میں ہوتا تھا جب ایک حکومت اپنی ساکھ کھو چکی ہوتی، اور اس وقت رایامہ کو ہموار کرنا بھی آسان تھا۔ ان کے بقول پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب اس معمول کو بدلا گیا، اور یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ ان کے بقول عمران خان پوری قوت شدت سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں طاقت کے توازن کو تبدیل ہونا چاہیے، مگر ان کے بقول پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ریاستی ڈھانچے کے توازن میں تبدیلی پر بات کرنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فوجی ترجمان کے لہجے میں سختی دیکھنے میں آئی۔ مجیب الرحمان شامی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ فوجی ترجمان کے جمعے کی پریس کانفرنس پاکستان کی تاریخ کا غیر معمولی واقعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی معاملات پر فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس بدقسمتی ہے، بہتر ہوتا کہ وزیر دفاع یا کوئی اور حکومتی شخصیت یہ پریس کانفرنس کرتی، کیونکہ یہ سیاسی معاملات ہیں، ان پر سیاستدانوں کو گفتگو کرنا زیب دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، بے نظیر بھٹو کی جانب سے بھی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی جاتی رہی، لیکن اس میں اتنی شدت نہیں تھی جتنے سخت بیانات عمران خان کی جانب سے سامنے آئے ہیں۔ ان کے بقول حالات اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ فوج کو ایک ادارے کے طور پر خود اس معاملے میں سامنے آنا پڑا۔ تاہم وہ امید کرتے ہیں کہ اس نوعیت کی پریس کانفرنس کا سلسلہ دراز جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ جو سینئر تجزیہ کار ہیں طلعت حسین، ان کا استدلال ہے کہ اعلیٰ عہدے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تقرری کے بعد، CDF کے عہدے پر تقرری کے بعد، ان کے ادارے کو اپنے سربراہ کی کردار کشی کا جواب دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ فیلڈ مارشل
आसम मुनीर अब सिर्फ पाक फौज के सरबराह नहीं बल्कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं। सिर्फ इनको निशाना नहीं बनाया जा रहा बल्कि पूरे निज़ाम को निशाना बनाया जा रहा है। तलत हुसैन ने कहा कि अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा एक नई सुर्ख लकीर बन गई है और पैगाम यही दिया जा रहा है कि इस ओहदे के तकद्दस का ख्याल रखें। फहद हुसैन एक और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका इस्तेदलाल है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इमरान खान की फ़ौज के क़यादत के बारे में पैगामात बहुत सख्त हो गए हैं। अल्फाज ज़बान का इस्तेमाल बदतमीज़ी की हद को छू रहे हैं। इतना ही काफ़ी नहीं था कि अब PTI के रहनुमा और हामी मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करके मुसल्लह अफवाज की क़यादत के ख़िलाफ़ हतक आमेज जो है वो मुहिम चला रहे हैं। और क्या अब भी कोई वापसी का रास्ता है, यानी जो बर्फ़ है वो पिघल सकती है? इस हवाले से हबीब अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। इनके बकौल ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि जब नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर 3 हाज़िर सर्विस जर्नलों के नाम लेकर उन पर तनकीद की थी और आज उसी नवाज शरीफ की जमात मरकज़ सूबे में इक़्तिदार में है। इनके बकौल गद्दार वाला इल्ज़ाम भी कोई नई बात नहीं। हुसैन शहीद सोहरावर्दी, फातिमा जिन्ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इन सब पर गद्दारी के इल्ज़ामात जो है इससे पहले लग चुके हैं। दूसरी जानब तज्ज़ियाकार तलत हुसैन कहते हैं कि सियासी जमातें अगर ग्रे एरिया में काम करती हैं, लेकिन अब DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो सब कुछ स्याह व सफ़ेद है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी सियासी रास्ते की कोई गुंजाइश बची है। ताहम चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर अब भी समझते हैं कि एक दूसरे को तस्लीम करने, एतमाद का फुकदान ख़त्म करके इख्तलाफात ख़त्म किए जा सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वत से अपील करता हूँ कि तनाव को कम करने में किरदार अदा करें। इन तमाम अपीलों के बावजूद तलत हुसैन को आने वाले वक्त में PTI पर मज़ीद सख्ती होती हुई नज़र आ रही है। वो समझते हैं कि शायद अब इमरान खान की बहनों को भी इनसे मुलाकात न करने दी जाए। मुजीबुर रहमान शामी इस हवाले से कहते हैं कि इमरान खान माजी में अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करते रहे हैं। अब उनकी जमात को भी ये एहसास हो रहा है कि ये मामला अब मज़ीद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन अब PTI पर क्या पाबंदी का इम्कान है? तो जो फ़ौज के तर्जुमान हैं उन्होंने तो इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क, उनकी जमात को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया है। तो अब मेरा ख्याल है ज़िम्मेदारी उन्होंने हुकूमत पर डाल दी है और यकीनन ये काम अब हुकूमत ने करना है। बहरहाल इस वक्त चूँकि PTI का बहैसियत जमात इस तरह का वजूद भी नहीं है, क्योंकि सन 2024 का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बग़ैर जमात, बग़ैर निशान और बग़ैर किसी उनका जो PTI का झंडा था उस पर लड़ा था। बाकी चीज़ें तो उनके पास पहले भी नहीं थी। और अगर पाबंदी लग भी गई तो माजी में भी बहुत सारी जमातों पर पाबंदियाँ जो है वो लगती रही हैं। नैब उसमें एक मिसाल है और ये लोग किसी नए नाम से आ जाएंगे। बहरहाल असल देखने वाली चीज़ जो है वो इमरान खान का जो है वो बयानिया है और इमरान खान की मकबूलियत है। कबूलियत तो उनकी ख़त्म हो चुकी है, उनकी जो है वो मकबूलियत है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस तरह के लोग भी हैं, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं, जो सरबराह हैं, जो बानी हैं, उनका लब व लहजा जो है वो काफ़ी सख्त है। और हम माजी में भी देखते रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो बराह रास्त जो है वो फ़ौज के सरबराह जो है उन्हें निशाना बनाया है। और जो जुमेरात को उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान की जो मुलाकात हुई, उसके बाद PTI का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर जो इस हवाले से इमरान खान का बयान सामने आया और जिसमें उन्होंने कहा कि जी एक शख्स जो है वो ज़हनी मरीज़, तो DGI-SPR जो है उन्होंने जवाब में इमरान खान को जो है उनका नाम लिए बग़ैर उन्हें ज़हनी मरीज़ कहा। तो इससे जो है वो तलखी और ज़्यादा जो है वो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। तलखी इससे तलखी और ज़्यादा बड़ी है। अब तहरीक इंसाफ में जो है जिस तरह बैरिस्टर गौर हो गए हैं और इस तरह की शख्सियात हैं, या अगर हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जानब चले जाएँ तो अल्लामा नासिर अब्बास हैं, महमूद खान अकचकज़ई हैं। जी इस तरह के लोग हैं जो मामलात को सुलझाने की सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन इसके लिए इख्तियार चाहिए और इमरान खान की इजाज़त के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी जानब अब जो हालात बन गए हैं तो मुझे लगता नहीं है अगर किसी मरहले पर बैकडोर या किसी ने ज़ाती हैसियत में किसी से रब्ता किया भी हो, किसी ने कोई सरगोशी भी की हो,
तो आने वाले मुस्तकबिल करीब में इस तरह के कोई इम्कानात हों कि बैकडोर जो है वो राब्ते जो है वो बहाल हो जाएं और हालात जो है वो बेहतरी की जानब चले जाएं। बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं उनका यही इस्तिदलाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब अपनी जो पॉलिसियाँ हैं, अपना जो बयानिया है, उस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। हालात को इस डगर पर नहीं जो है लेकर जाना चाहिए जिससे तहरीक इंसाफ जो है वो मज़ीद बनगली में जो है वो फंस जाए और इनके लिए फिर सारे रास्ते जो है वो मसदूद हो जाएं। सियासी लोग डायलॉग के ज़रिए हर मुश्किल का जो है कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।